तो अपन देखते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स मतलब प्रकार होता है। फॉर्म्स मतलब प्रकार। कितने प्रकार का बिजनेस हो सकता है भारत के अंदर में? मतलब अगर हम ये फर्म खोले हैं और इसको चलाने वाला एक ही इंसान है जो उसका ओनर है, तो उस एक इंसान को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सोल। सोल यानी सिंगल। और जो अपनी प्रॉपर्टी का सिंगल ओनर हो, सोल प्रोप्राइटर। PROPRIETOR। प्रोप्राइटर। PRIETOR। तो प्रोप्राइटर मतलब प्रॉपर्टी का ओनर। तो जो अपनी प्रॉपर्टी का सिंगल ओनर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटर। और इस प्रकार के बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। एक ऐसा बिजनेस जिसमें अपनी प्रॉपर्टी का ओनर सिंगल ओनर हो। मतलब इसमें फ़ायदे क्या क्या हैं? सिंगल ओनर है, सिंगल मैनेजमेंट संभालेगा, सिंगल कैपिटल लगाएगा तो कैपिटल भी कम लगा पाएगा, लिमिटेड कैपिटल लगा पाएगा, लिमिटेड कैपिटल लगा पाएगा, ज़्यादा पैसे नहीं लगा पाएगा अपने बिजनेस में। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल रहेगी, खुद कितना मैनेज करेगा चीज़ों को? टीम रहती तो ज़्यादा अच्छा मैनेज कर पाता। लेकिन क्विक डिसीजन मेकिंग होगा, जल्दी डिसीजन ले पाएगा। क्यों? क्योंकि अकेला है, जो भी डिसीजन है उसमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लायबिलिटीज़ क्या रहेगी? अनलिमिटेड। क्योंकि लीगल पॉइंट, अब BST पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे कैसा पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म और ओनर एक ही पर्सन होते हैं। कल के दिन फर्म में अगर किसी प्रकार का फर्म इंसॉल्वेंट हो गई, क्या हो गई? इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है? दिवालिया घोषित हो गई। इनकैपेबल, असमर्थ हो जाना। कैपेबल, इनकैपेबल टू पे ऑफ इट्स डेब्ट्स। अगर अपने कर्जों को पे करने में इनकैपेबल हो गई तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। तो अगर कभी फर्म इंसॉल्वेंट हो गई तो जो भी पैसा वसूल करना है, लोन जो दिए थे बैंक को या बाकी क्रेडिटर्स को जिन्होंने हमको लोन दिया होगा हमारी फर्म को, वो सब पैसा वसूल करने किसके पास आ जाएंगे? ओनर के पास। तो ओनर की लायबिलिटीज क्या हो गई? अनलिमिटेड। अब लायबिलिटीज अनलिमिटेड मतलब अब ओनर को, जेठालाल को दया के गहने बेच के या अपने बाबूजी की गांव की ज़मीन बेच के भी फर्म के पैसे को क्या करना पड़ेगा? रीपे करना पड़ेगा। तो ओनर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में के प्रकार में। और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक ही होता है, उसके कैपिटल लिमिटेड होते हैं। ये उसका डीमेरिट्स बता रहा हूँ। लिमिटेड कैपिटल, अनलिमिटेड क्या था? अनलिमिटेड लायबिलिटीज़, फिर लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। ठीक है, ये सब क्या हो गया? लिमिटेशंस। अब एडवांटेज, फ़ायदा क्या हो गया? क्विक डिसीजन मेकिंग। क्या फ़ायदा हो गया? तो क्विक डिसीजन मेकिंग। सीक्रेसी मेंटेन कर सकता है, अपनी सीक्रेसी अपने पास मेंटेन कर सकता है ओनर। ज़्यादा लोग को बताने की ज़रूरत नहीं, खुद में खुद डिसीजन ले ले। तो ये सब क्या हो गया? उसके फ़ायदे हो गए। ठीक है, क्विक डिसीजन मेकिंग। इंडिपेंडेंट रिस्क बियरर, अपने आप इंडिपेंडेंट अकेला रिस्क बियर कर रहा है। और प्रॉफिट भी कौन रिवॉर्ड में मिल रहा है? अकेले को मिल रहा है। तो नो प्रॉफिट शेयरिंग, जो भी फायदा है मेरा खुद का स्वयं का है, किसी के साथ मेरे को प्रॉफिट शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार के बिजनेस नए बहुत चलते हैं भारत में। अब इसको रजिस्ट्रेशन कराना नहीं कराना अपने ऊपर है।
कोई कंपलसरी नहीं इसका रजिस्ट्रेशन, नो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, मतलब भारत सरकार की तरफ से लीगली जीएसटी रजिस्ट्रेशन, गुमास्ता लेना, फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना, उद्योग आधार बनवाना, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में जाके जैसे हमारा आधार कार्ड बनता है ना, वैसे बिजनेस का भी आधार बनता है। तो ये बनवाना जरूरी नहीं है, आप बिना ये सब बनवाए भी अपनी दुकान खोल के चला सकते हो भारत के अंदर में। क्लियर है बेटा? सोल प्रोप्राइटर क्लियर हुआ क्या होता है? अनुभूति? यस सर, यस सर, हो गया। ठीक बेटा, अब देखते हैं अपन लोग क्या बोले थे, हिंदू अनडिवाइड फैमिली पार्टनरशिप थोड़ी पूछेगी मैम। चलो बता देता हूँ, पार्टनरशिप भी दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिल के बिजनेस चलाना चाहते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। इसमें भी अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है पार्टनर्स की, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल होता है, लिमिटेड कैपिटल लगा पाते हैं पार्टनरशिप में। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होते हैं वो कितने होने चाहिए? 2, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 50। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो इसके ऊपर लगता है 1932, मतलब अंग्रेजों ने, गोरों ने बना के गया था ये कानून, तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर दिया हुआ है बेटा, आप लोग अपना ऑडियो बंद कर लेना। मैक्सिमम नंबर जो दिया हुआ है वो 100 है, मतलब एक्ट के हिसाब से 100 लोग हो सकते हैं पार्टनर, लेकिन अभी उसको सरकार ने नोटिफाई करके कंपनीज रूल में, कंपनीज रूल्स 2014, मिसलेनियस रूल 2014 में इसको बताया, प्रिस्क्राइब किया है कि 50 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं पार्टनर। बैंकिंग कंपनीज के केस में 10 पार्टनर हो सकते हैं इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी। और पार्टनरशिप यही है, इसमें भी लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड कैपिटल और लिमिटेड मैनेजर स्किल, 2 लोग मिलकर चला रहे हैं, 2 लोग के बीच में सीक्रेसी रहेगी, 2 या 2 से ज़्यादा लोग। तो पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन होती है क्या, कि अ पार्टनरशिप में बी डिफाइंड एज लिखा क्यों नहीं रहा है? चलो यहाँ लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं। तो पार्टनरशिप क्या होता है? अरे कैसे लिखाएगा? अरे लिखा क्यों नहीं रहा है? चलो छोड़ो, ऐसे लिख देता हूँ। A partnership may be defined as two or more person, अच्छे से नहीं लिखा रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो जॉइंटली अपने बिजनेस को चलाएं, कैरी ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब पार्टनरशिप को डिफाइन किया जाता है 2 या 2 से ज़्यादा लोग अपने बिजनेस को मिल के चलाएँ, मिल के मैनेज करें, मिल के गवर्न करें। इसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, इसमें भी आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, चाहे तो रजिस्ट्रेशन करा लो, चाहे तो रजिस्ट्रेशन मत कराओ। और रजिस्ट्रेशन कराओगे तो दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनती है, जिस पार्टनरशिप एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में अच्छे से बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा। तो अभी बता देता हूँ कि इसके बारे में, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मतलब, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कहते हैं। क्या बोला मैं? रुको, इसको ना यहाँ से निकाल के ही बता देता हूँ। ये टॉपिक्स मेन है क्या? हाँ, ये टॉपिक मेन है। नहीं, सोल प्रोप्राइटर भी मेन था, पार्टनरशिप भी मेन था, हर एक के बारे में। 5 प्रकार के होते हैं बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। 5 प्रकार के बिजनेस कर सकते हो। टाइप्स ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, मतलब
आप सोल प्रोप्राइटर बना के बिजनेस करो, पार्टनर बना के करो, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब एक पूरा परिवार मिल के चला रहा है, जिसके मेन हेड को अपन क्या बोलते हैं, कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता बस की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बाकी सारे उसके जो को पार्टनर्स होते हैं या को पेरेंट्स, जैसे कि दादाजी आपके घर में हेड हैं तो उनको कर्ता बोलेंगे, उनकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड। उसके अलावा जितने हैं चाचा मामा, मतलब चाचा पापा बड़े पापा, ये लोग क्या रहेंगे, को पेरेंट्स या को पार्टनर्स, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी, उतनी जितना उनका हिस्सा है। जैसे मान लो अगर आपकी एक राइस मिल है और उस राइस मिल को आपके पूरा परिवार मिल के चलाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलेंगे। ठीक है, वो हिंदू लॉ के तहत गवर्नड होता है। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक मिता का आश्रय, एक दाया भागा। मिता का आश्रय जो है पूरे भारत में लगता है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, और दाया भागा जो होता है वो वेस्ट बंगाल में लगता है। दाया भागा पावर देता है हर एक और औरतों को कि औरतें भी पार्टनर हो सकती हैं, को पेरेंट्स हो सकती हैं। लेकिन मिता का आश्रम में पहले ये अधिकार नहीं था कि औरतों को भी बिजनेस में पार्टनर बनाया जाए। लेकिन 2008 के बाद से ये एक्ट हटा करके अब सभी कोई हो सकते हैं, फीमेल भी मेंबर हो सकती है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, पहले ये नहीं था। ये तो पार्टनरशिप है, कहाँ गया जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस? हाँ ये रहा। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, द बिजनेस कैरिड आउट बाय द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइड फैमिली इज नोन एज, तो जो भी हिंदू अनडिवाइड फैमिली मतलब एक जॉइंट फैमिली चल रही है उसको हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या जॉइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोलते हैं। इसमें दो कंडीशंस होनी चाहिए, कम से कम 2 मेल मेंबर होने चाहिए फैमिली में, और कुछ एंसेस्टर प्रॉपर्टी। एंसेस्टर प्रॉपर्टी मतलब पूर्वजों के द्वारा, पूर्वजों की प्रॉपर्टी पहले से होनी चाहिए कुछ, तभी कर सकते हो। जैसे अभी बोला ना मैंने, राइस मिल जगह प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो जो मेन हेड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कर्ता। क्या बोलते हैं, कर्ता। जो मेन हेड है उसकी लाइबिलिटी बस अनलिमिटेड होती है, और बाकी जो उसके पार्टनर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, को पेरेंसर्स या को पार्टनर्स। माइक म्यूट करो। को पार्टनर्स या को पेरेंसर्स बोलते हैं, और कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अब इसका फॉर्मेशन में इसके फॉर्मेशन में कोई रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपके 2 मेल मेंबर और कुछ एंसेस्टर प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। हालांकि इसको गवर्न किया जाता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत। इस एक्ट के अंदर में इसको डिवाइड किया जाता है फॉर्मेशन। इसकी लाइबिलिटीज़ क्या होती है, कर्ता बस, जो मेन हेड होता है फैमिली का कर्ता, उसकी बस लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। बाकी सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी उतनी छोटी जितना पैसा उनका बिजनेस में लगा हुआ है या जितना एसेट्स उनको मिलने वाले। जैसे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इसमें 4 लोग थे जिसमें मेन एक कर्ता था और बाकी 3 मेंबर्स थे, तो हर एक का जो पैसा था वो 2.5 करोड़ रुपए लगा हुआ था। तो इन लोग कर्ता को, अब अगर मान लो 20 करोड़ का कोई लॉस आ गया तो सभी का 2.5 करोड़ डूब जाएगा, 7.5 करोड़, और कर्ता का 2.5 करोड़ तो 10 करोड़, और बचा 10 करोड़ जो वसूलेगा वो किससे वसूलेगा, सिर्फ अकेले कर्ता से, क्योंकि कर्ता बस की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी सबकी लाइबिलिटीज क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड। कंट्रोल, सारा बिजनेस का डिसीजन सब कुछ कौन लेगा, हेड जो घर का है कर्ता लेगा। कर्ता के पास ही लीगल अधिकार होते हैं सारे बिजनेस के चीज़ों को ट्रीट करना। माइनर भी इसमें पार्टनर बन सकता है, चाइल्ड बर्थ से, जन्म से ही पार्टनर रहता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता माइनर को पार्टनर नहीं बनाने का। ठीक है, अब 2008 बोला था, सॉरी माय मिस्टेक, 2004 के दिसंबर में जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि मैंने क्या बोला, मिता कासरा में क्या होता था, जो पूरे मिता MITA कासरा KASHARA मिता कासरा, इसमें क्या होता था ना, सिर्फ मेल मेंबर्स को 2004 के पहले अधिकार होता था कि वो पार्टनर बन सकते थे, फीमेल चाइल्ड को अधिकार नहीं था। और दाया भागा जो वेस्ट बंगाल में लगता था, दाया भागा, देखो दाया भागा राइट हैंड से भी याद रख सकते हो, वेस्ट बंगाल, इसमें शुरू से पावर था, मेल फीमेल कोई भी हो सकते थे। लेकिन 2004 के बाद इस जो मिता का आसरा दाया भागा था इसको सरकार ने ख़त्म किया, और पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट में पास हुआ हिंदू सक्सेशन एक्ट,
जिसमें अमेंडमेंट मतलब परिवर्तन करना, चेंज किया गया और एक बिल लाया गया जिसमें वुमेन्स को भी इक्वल अधिकार मिला कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में वो भी पार्टनर हो सकती हैं। ये बिल पास किया गया ताकि डिस्क्रिमिनेशन जो था सेक्शन 6 का हिंदू सक्सेशन एक्ट पुराने में, उसको तोड़े और इक्वल बराबर का अधिकार दे बेटियों को भी जितना बेटों के पास है। इसीलिए अब मिता कासरा हो या दाया भागा हो, दोनों में ही फीमेल को पार्टनर और मेल मेंबर बन सकती है या कर्ता बन सकती है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, और कर्ता हमेशा हेड ही बनता है। समझ आया? हाँ, तो यही है। अब इसका डिफरेंस भी एक बार बता देता हूँ, फिर क्लास बंद कर दूंगा। अब है कल काम आ रहा है तो पढ़ ही लो, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप में किस में गवर्न किया जाता है? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत गवर्न मतलब किस एक्ट के तहत इसको गवर्न किया जाता है। सोल प्रोप्राइटर के लिए कोई सेपरेट एक्ट नहीं बना हुआ है। इसमें मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 है। 50 ना बेटा, इसको 50 कर लेना। और बैंकिंग कंपनीज में, बैंकिंग बिजनेस में 10। इसमें सोल प्रोप्राइटर में सिर्फ एक ही पर्सन ओनर होता है। इसमें एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। स्टाम्प पेपर में किया हुआ जो एग्रीमेंट है ना 2 पार्टनर्स को, उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इसमें कोई एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इसमें पार्टनर्स जॉइंटली आधा आधा रिस्क बियर करते हैं, जैसा भी रेशियो है। इसमें अकेला ओनर ही रिस्क बियर करता है। इसमें ज़्यादा फाइनेंस आ जाता है कंपेरेटिव टू सोल प्रोप्राइटर। अकेला आदमी कम पैसा लगा पाएगा, 2 लोग मिलके अकेले आदमी से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं। डिसीजन मेकिंग, इसमें सारे पार्टनर्स मिलकर डिसीजन लेते हैं तो थोड़ा डिसीजन डिले होता है, लेकिन इसमें क्विक डिसीजन होता है क्योंकि अकेला डिसीजन लेना है सोल प्रोप्राइटरशिप में। प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स के बीच में जैसा एग्रीमेंट हुआ था पार्टनरशिप डीड में डिवाइड होगा। इसमें सारा प्रॉफिट अकेला ओनर रखता है सोल प्रोप्राइटर में। समझ आया बेटा? मेरे पढ़ाने पे ऐसा लगता होगा ना कितना आसान है। हाँ, ये ऐसा लगता है, खुद पढ़ोगे तो थोड़ा कठिन लगेगा बाद में। देखो, पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो गवर्नड होती है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत। इसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 और बैंकिंग में 10, वही बात लिखा है। इसमें फीमेल भी पार्टनर हो सकती है, और इसमें फीमेल पहले एक्टिव पार्टनर नहीं हो सकती थी, लेकिन 2004 के बाद से इक्वल राइट मिल गया है, तो ये वाला पॉइंटलेस हो गया। अब इसमें सारा डिसीजन पार्टनरशिप का पार्टनर्स लेते थे। इसमें कर्ता जो मेन हेड होता है वो बिजनेस को कंट्रोल करता है। इसमें सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड पार्टनरशिप में। और इसमें लायबिलिटी सिर्फ कर्ता जो हेड है उसकी अनलिमिटेड होती है, बाकी सारे पार्टनर्स की लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी अप टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम, अप टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम। समझ आया? आया? अब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट सारे पार्टनर्स के एग्रीड रेशियो में डिसाइड बढ़ता है। इसमें जो प्रॉफिट है वो इक्वली बढ़ जाता है सभी लोगों को। पार्टनरशिप में माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में छोटा बच्चा बाय बर्थ, जन्म के साथ ही माइनर मतलब जो 18 साल कंप्लीट नहीं किया वो भी पार्टनर हो सकता है। किसमें? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF भी बोलते हैं इसको। और ये तो पार्टनरशिप था। क्लियर है बेटा? तो सेकंड चैप्टर का भी आप लोग अपन बुक रीडिंग नहीं करें, पर अपन बहुत कुछ अभी समझ लिए। चलिए, कल के लिए आप तैयार हो गए। ये वीडियो आपको मिल जाएगा, आप फिर से देख सकते हैं इसको।